गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने 5 कंटेंट्स लाएंगे, लेकिन इसके पहले खुशखबरी सुना देना चाहते हैं कि YouTube में जो 3 कैटेगरी है कि पहला आपको 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, वो मेरा हो गया है, और 100 लाख शॉर्ट व्यूअर होना चाहिए, ये भी हो गया है। आज इसी खुशी में आपको भी मैं इस खुशी का कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा कि ये खुशी किस प्रकार की खुशी होती है। बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे मोनेटाइज की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर अब अपना जो उद्देश्य है मेरा कि जो मेरे पास ज्ञान है मैं लोगों में बांटूं और इंडिया को, भारत को, वही स्वर्णिम भविष्य को जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, उसको फिर से लाने की कोशिश में हल्का मेरा भी योगदान रहे तो मैं भी धन्य समझूंगा, अपने जीवन में धन्य समझूंगा। और आपको यदि मेरे कहानी से कुछ फायदा होगा तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। और आपकी तरफ से सिर्फ 1 सब्सक्राइब मांग करता हूं, 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक बस। तो अब हम चलेंगे 5 कंटेंट्स के साथ। पहला कि विकासवाद के अनुसार भारत के इतिहास में जो विकृतियां आई उस पर कुछ नोट्स तैयार किए हैं, वो बताएंगे। दूसरा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्सरसाइज 28 के बारे में आज बताएंगे। और तीसरा, क्या सेंडो कोटस ही संयुक्त मोर्च था, ये भी इतिहास के पन्नों में जो गलत भ्रांतियां फैलाई गई है उसको मैं उजागर करता हूं, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है और बड़ा ही यूनानी लोगों ने गलत फहमियां फैलाकर हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत को जो झुठलाया है उसका हम प्रमाण देंगे कि जबरदस्ती किसी भी चीज को प्रस्तुत करना चाहते थे और हमारा जो बरसों का इतिहास, जो स्वर्णिम इतिहास था, उसको दबाने की कोशिश किया गया है, जो दबने वाला नहीं है। चाहे मेरे ऊपर कितना भी आक्रमण कर ले, लेकिन हिंदू धर्म कभी भी उसका जड़ इतनी मजबूत है, इतनी दूर तक गई है, कोई जड़ को कोई कबाड़ नहीं सकता है। तो अगला है स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा चरण है 1929 तक। यह चरण भी उग्रवादियों का चरण था और उग्रवादी कैसे लोग हमारी भारतीय स्वतंत्रता को पाने के लिए व्याकुल थे, और वो व्याकुलता का थोड़ा सा इन शॉर्ट में वर्णन करेंगे बड़ा ही। और 5वां जो कंटेंट्स रहेगा संविधान का थोड़ा सा इतिहास, कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक निर्माण के समय अनुसूचियां और आर्टिकल और अनुसूचियां कितना थे, और वर्तमान में संविधान में उपलब्ध आर्टिकल कितना है, अनुसूचियां कितना है, यही आज वर्णन करके समाप्त करेंगे। और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि मैं यूट्यूबर के लाइन पे आ गया हूं और आपको भी ये विश्वास दिलाएं। यदि ईमानदारी से आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ईमानदारी से काम करते रहिए, आप जरूर यूट्यूबर बने। यूट्यूबर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब से ही पूछकर यूट्यूबर मैंने बना, और उसको पहले मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि यूट्यूबर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और चूंकि मेरी शिक्षा ही सब कुछ है, इसलिए मैं जो मेरे पास ज्ञान है वो लोगों को बांटना चाहते हैं। तो हम चालू करते हैं आज पहला कंटेंट्स, विकासवाद के अनुसार भारत के इतिहास में जो विकृतियां आई हैं उसके बारे में जो नोट्स तैयार किए हैं वो आपको सुनाएंगे। दूसरी ओर भारत की यह मान्यता चली आ रही थी कि सृष्टि के आरंभ में ही ईश्वर ने विद्वान ऋषियों के हृदय में ईश्वरीय ज्ञान उत्पन्न किया। ज्ञान को ऋषियों द्वारा वेदों के रूप में प्रकट संकलित किया गया, अर्थात प्रारंभिक ऋषि बड़े ही ज्ञानवान थे।
वर्तमान वैज्ञानिकों के प्रारंभिक मानव को अज्ञानी होने की बात आई ही इसलिए कि उसके मानव जाति के पूरे इतिहास, जो भारत के अलावा कहीं और सुलभ ही नहीं है, का पूर्ण ज्ञान ही नहीं है, और न ही वे इस ज्ञान को प्राप्त करने का कोई रुचि ही रखते हैं। और साथ ही यह उन्होंने वहां की स्थिति के अनुरूप मानव विकास का कल्पना की है, जबकि मानव सृष्टि का आरंभ वहां हुआ ही नहीं है। उसका प्रारंभ तो भारत में हुआ है, एवं भारत की परंपराओं के अनुसार यहाँ प्रारंभिक काल में ही ऋषियों को ईश्वरीय ज्ञान मिला था। यह बात प्राचीन मिस्र और यूनानी साहित्य में भी मिलती है। अर्थात इस संबंध में अकेले भारत का ही ऐसा मत नहीं है, अन्य देशों का भी प्राचीन काल में यही अवधारणा रही है। पंडित भागवत दत्ता के मत के जिस प्रकार प्राणियों की उत्पत्ति के विषय में विकासवाद का मत निराधार है, उसी प्रकार मानव ज्ञान दिन प्रतिदिन उन्नति होने का मत भी निस्सार है, और इसके अनुसार तो स्थिति उसके उलट है, क्योंकि सत्यता, धर्म पालन, आयु, स्वास्थ्य, शक्ति, बुद्धि, स्मृति, आर्थिक स्थिति, सुख, राज व्यवस्था, भूमिका, उर्वरा शक्ति तथा सस्यों का रस, वीर, दिन प्रतिदिन बढ़ने का स्थान पर लीन हुए हैं। वर्तमान युग में 50 वर्षों के बाद जिस प्रकार मनुष्य निर्बल होना और आरंभ हो जाता है तथा उसी मस्तिष्क शक्ति की किंचित हस्यों में उन्मुख होती जाती है, ठीक उसी प्रकार सतयुग के दीर्घ काल के बाद पृथ्वी से बने सब प्राणियों का ह्रास का युग आरंभ हो जाता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि सतयुग के बाद प्राणियों का ह्रास का समय आता है। प्राणियों का अतिरिक्त अन्य पदार्थों का भी ह्रास हो रहा है। विकासवाद के सिद्धांत के कारण भारत के प्राचीन इतिहास का आधुनिक रूप लिखते समय अनेक भ्रांतियां पैदा करके उसे विकृत किया गया है। इस प्रकार विकृतियां की गई है। हमारा जो विकासवाद का कार्यक्रम है, अगले एपिसोड में पुरातात्विक सामग्री की भ्रामक समीक्षा को स्वीकार कर इतिहास में विकृतियां लाई गई है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और हम आशा नहीं विश्वास करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं रिसर्च का विषय है, और बार बार अपने माननीय मोदी जी से यह आग्रह करता हूं कि आप विद्वानों का एक टीम संगठित करके इस पर रिसर्च कराइए और फिर से हमारा भारत का इतिहास लिखने में योगदान कीजिए। अब मेरा दूसरा चैप्टर आता है थेलस थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 28। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। मैंने समझाओ तो बुझ होगा। यदि if bisector of angle of a triangle bisect the opposite side कोई bisect करे यानी BD बराबर BC हो जाए, ये जो ट्रायंगल है इसका एंगल bisect करे और BD बराबर BC हो जाए तो कहता है यह आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी AB बराबर AC भी हो जाएगा। प्रूव दैट AB बराबर AC since AB is the bisector of कोने, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AB बटा AC बराबर BD बटा BC। आपको याद रखना है कि AB बटा AC बराबर BD बटा BC होगा बाइसेक्टर थ्योरम। अब चूंकि BD बराबर BC रहा है इसलिए BD बराबर BC कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसलिए AB बटा AC 1 हो गया, इसलिए AB बराबर AC है। और AB बराबर AC हो जाता है, इसका मतलब कि दोनों भुजाएं बराबर हो गई है। दो भुजाएं बराबर हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु के रूप हो गया, इसलिए हेंस ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव, ये प्रूव हो गया है। अब मेरा अगला टारगेट है क्या कोटस चंद्रगुप्त मौर्य था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रिसर्च का विषय है। और ये रिसर्च का विषय है, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि आप इसको समझिए और ज्ञान की अभिलाषा और जिज्ञासा को और बढ़ाइए। तो हम थर्ड की ओर अग्रसर होते हैं कि क्या कोटस चंद्रगुप्त मौर्य था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वहां उस समय का हम कुछ जो नोट्स तैयार किए हैं उसे पढ़कर सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में कोटस
चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, वो कल्पित है, कपोल कल्पना किया गया यूनानियों द्वारा, जो गलत था। चंद्रगुप्त मौर्य के विदेशी कन्या के विवाह के संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि सिकंदर के आक्रमण के समय 327 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उस समय चंद्रगुप्त 24-25 वर्ष का रहा होगा। तो 320 के पूर्व गद्दी पर बैठने का समय या 31-32 वर्ष का अवश्य हो गया होगा। सिकंदर के आक्रमण 25 वर्ष के बाद सेल्यूकस पर आक्रमण किया। सेल्यूकस युद्ध में हारने के बाद जब वह अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की होगी तो उस समय उसकी आयु 57-58 वर्ष का अवश्य रहा होगा। अब 31 और 25 57-58 हो ही जाएगा 32, तो ये सामान्य आयु विवाह करने की नहीं होती है भाई। इसके लिए कुछ विद्वानों का यह कहना है कि राजनीतिक विवाह में आयु का प्रश्न नहीं होता, लेकिन ये भी लगता है गलत है। दूसरी ओर कुछ नाटकों आदि में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की पुत्री हेलेन का कॉर्निया के सिकंदर के आक्रमण के समय यूनानी शिविर में परिणय चर्चा का उल्लेख किया गया है, किंतु क्या यहाँ से जाने कि 25 वर्ष बाद तक वह चंद्रगुप्त के लिए प्रेम संजोया अविवाहित बैठी रहे होगी, यह बात असंभव ही न होते हुए भी जमती नहीं है। इस संदर्भ में भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार द्वारा प्राचीन भारत के पृष्ठ 84 पर कहे गए ये शब्द उल्लेखनीय है कि चंद्रगुप्त सेल्यूकस की लड़ाई का विस्तृत वर्णन यवन लेखकों ने नहीं किया है। फलतः कुछ लोगों ने तो यह भी संदेह प्रकट किया है कि इन दोनों में कोई युद्ध हुआ भी था। यदि हुआ ही नहीं तो सेल्यूकस की लड़की से विवाह का प्रश्न नहीं उठता। ये सब इससे लगता है कि यूनानियों ने एक स्वांग रचा है और उस स्वांग के जरिए चंद्रगुप्त सेंडोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य कह दिया है, लेकिन वास्तव में ये रिसर्च का विषय है और रिसर्च इतना इंटरेस्टिंग है कि करने की आवश्यकता तो है और करेंगे और लोग करेंगे। और बार बार मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा इस पर विचार किया जाए और विचार करके विद्वानों का एक टीम तैयार किया जाए और उसमें किताबों की एक संग्रह किया जाए जिससे प्रूव किया जाए कि वास्तव में सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था। अब हम अगले चरण स्वतंत्रता का तीसरा चरण 1919 ईस्वी से 1929 ईस्वी पर वर्णन करेंगे। यह काल उग्रवादियों का काल था। भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति विचलित भावना थी, अग्रसर थे, उग्र थे। ये उग्रता कितनी दूर तक थी इसके बारे में कुछ बताएंगे और पढ़कर जो नोट्स तैयार किए वो सुनाएंगे आपको। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का तीसरे चरण गांधी जी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश हुआ है। हालांकि द्वितीय चरण में गांधी जी ने प्रवेश कर दिए थे और अंग्रेज उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपको मैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको सत्ता आपके हाथ में दे दूंगा, लेकिन कोई जीतने के बाद किसी को पीछे मुड़कर नहीं देखता और रॉलेट एक्ट काला कानून ला करके भारत के नेताओं को दबा दिया गया था। तो अब उस तीसरा चरण का हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के तीसरे चरण में गांधी जी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश हुआ। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अनेक आंदोलन किए। इससे पूर्व 1894 से 1914 ईस्वी तक गांधी जी अफ्रीका में रहे। वहां उन्होंने जातीय भेदभाव के विरुद्ध सफल सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1915 में भारत आकर गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रविष्ट हुए। 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में बिहार स्थित चंपारण में किसान आंदोलन चलाया। 1918 में खेड़ा में कर टैक्स नहीं देने का आंदोलन चलाया। प्रारंभ में गांधी जी भारत के संवैधानिक सुधारों का हिमायती थे, इसलिए उन्होंने तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए ह्यूमन लीग आंदोलन में भाग नहीं लिया।
किंतु 1919 के अमृतसर अधिवेशन के बाद गांधी जी अंग्रेजों के नजर में राजद्रोही हो गए। अब गांधी जी ने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन का इस तृतीय चरण में अनेक घटनाएं घटित हुई। पहला खिलाफत आंदोलन 1900 ईस्वी तक चला। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला। चौरी चौरा काल आंदोलन हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई। साइमन कमीशन का बहिष्कार 1927 में भी हुआ। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया 1928 ईस्वी में। बारदोली सत्याग्रह भी हुआ 1928 ईस्वी में और लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 ईस्वी में हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी भाग लिया है सभी राजघराने के थे, चाहे हमारे गांधी जी हो, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कोई भी हो, क्योंकि उनकी जमीन अंग्रेजों ने हड़प लिया था और वो इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे, जिसके कारण यह जरूरी था कि आप अपना जमीन को वजूद को बचाए रखने के लिए उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना ही था। उसकी मजबूरी थी, जो भी नेता थे उसकी मजबूरी थी, उसका अपना घर द्वार जा रहा था, इसलिए लड़ना जरूरी था। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। जी के संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर सदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संवैधानिक सलाहकार बीएम राय थे। संविधान निर्माण के समय इसमें 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में संविधान में 444 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हो गई है। यही आज का जीके रहा और इतना ही। इसके बाद थोड़ा सा मैं बतलाता हूं, थोड़ा सा हाउ टू ऑपरेट यकीन डिजिटल बोर्ड के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब चलाकर दिखाता हूं। बड़ा ही इंटरेस्ट लगता है, कुछ इससे इंटरेस्ट जगाते हैं कि कैसे कैसे चलिए इसको देख लिया जाए। बड़ा ही हंसी वाला बात है, थोड़ा सा देखिए। इससे बढ़के कोई शक्ति मत नहीं, इससे बढ़के कोई शक्ति मत नहीं। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल, माँ का दिल।
इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहते हैं छोटा सा बच्चा के लिए। देखिए, खुदा की कसम खाके कहते हैं हम, बस इतना ही प्यारा है तुमसे सनम। प्रधानमंत्री देखिए किस प्रकार गा रहे हैं, लाइफ इज ए काइट। जाएंगे राम आएंगे, मेरे जिंदगी के सारे कष्ट मिट जाएंगे राम आएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज समाप्त करना चाहता हूँ। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ और बड़ा ही हर्ष के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी यूट्यूबर के लाइन में खड़ा हो गया हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।